हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पिछले क्लास में क्लबिंग पढ़ रहे थे, एग्रीगेशन ऑफ इनकम जिसे हम बात किए थे। और हम बात किए थे कि एग्रीगेशन ऑफ इनकम या क्लबिंग के अंदर में किसी और के इनकम पर कोई और टैक्स देता है। हम जानबूझकर जब हमारे इनकम को किसी और के नाम पर ट्रांसफर करते हैं ताकि टैक्स बचा लें, तो वहां पर क्लबिंग एप्लीकेबल हो जाता है। और जहां पर क्लबिंग एप्लीकेबल हो गया, वहां पर कि इनकम तो किसी और का होगा लेकिन टैक्स कोई और देगा। हम बात किए थे हस्बैंड वाइफ के केस में या रिलेटिव्स के केस में, ब्रदर्स के केस में, ब्रदर सिस्टर के केस में। कोई भी केस हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ के केस में हो। कोई भी रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशन में हो सकता है ये चीज, सिर्फ हस्बैंड वाइफ, लेकिन लीगली बाइंडिंग रिलेशन होना चाहिए। ये ध्यान रखना। लीगली बाइंडिंग रिलेशन मतलब ऐसे खाली बोल देने से ये मेरा भाई है और ये मेरी बहन है और ये मेरा ये है वो है, लीगली बाइंडिंग होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्लबिंग क्यों लगाया जाता है? ताकि यहाँ पर टैक्स का चोरी को हम बचा सकें। तो हम बात किए थे कि अगर प्रॉपर्टी मेरा है लेकिन मैं जानबूझकर रेंट अपनी वाइफ के अकाउंट पर ले रहा हूँ, तो वो भी मेरे ऊपर टैक्सेबल होगा। तो कुछ लोगों ने बोला कि अरे प्रॉपर्टी की तो बात है, एक काम करो, प्रॉपर्टी का नाम भी ट्रांसफर कर दो अपनी वाइफ के नाम पर। तो मैं वो भी करके देखा। जब मैं वो किया तो वहां पर भी क्लबिंग लग गया। रीजन, गवर्नमेंट बोलता है कि अगर तुम जानबूझकर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में भी तुम्हारे ऊपर ही टैक्सेबल होगा। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, शादी तक कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे ही नहीं, शादी के बाद डायरेक्टली वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी खरीदेंगे। तो ना ट्रांसफर का प्रॉब्लम आया, ना रेंटल, ना किसी और के इनकम वाला प्रॉब्लम आया। तो ये तीसरा प्रॉब्लम है। तो तीसरा प्रॉब्लम में सरकार फिर आ गया और बोला कि अरे ऐसे भी नहीं होगा। अगर तुम अपनी वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो तुम्हें अपनी वाइफ का सोर्स ऑफ इनकम, कि वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे कहां से आए, वो बताना पड़ेगा। अगर तुम्हारी वाइफ का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जेन्युइन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उस केस में तुम पैसा दे रहे हो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो अगर तुम पैसा दे रहे हो, तो फिर वो इनकम तुम्हारे ऊपर ही टैक्सेबल होगा। बात समझ में आया? तो कुछ इस तरीके के प्रोविजंस हम लोगों ने पढ़े थे पिछले क्लास के अंदर क्लबिंग वाले चैप्टर में। अभी उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ और प्रोविजंस हैं क्लबिंग के, उसको हम कवर करेंगे। और एक डीम्ड इनकम का भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंडर में, डीम्ड इनकम, वो भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 6, क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन इन बिजनेस। बिजनेस में बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन के तुम एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो। वही विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तुम कोई भी अगर एसेट को ट्रांसफर करते हो तो वो इनकम में ऐड हो जाता है। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? इन केस द एसेट ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय इंडिविजुअल टू हिज स्पाउस और सन्स वाइफ, he are invested by the transferee to be referred to a transfer or invested by the transfer। क्या होता है देखो, in any business that part of the income arising out of business to transferee in any previous year which is calculated as per proportion given below shall be clubbed with the income of the individual। यहाँ पर क्लबिंग प्रोविजन लग जाएगा। अगर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन तो तुम किसी बिजनेस के एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो केस में भी क्लबिंग लग जाएगा। क्या होता है क्लबिंग? बिजनेस इनकम जो हुआ है तुम्हारा इनटू वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, साल के स्टार्टिंग में कितने रुपए का एसेट को तुम ट्रांसफर कियो, डिवाइडेड बाय टोटल कितना इन्वेस्टमेंट था, उस रेशियो में। मान लो तुमने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, जिसमें से 5 लाख के एसेट को तुम ट्रांसफर कर रहे हो, तो 1 करोड़ में से 5 लाख, तो ऊपर आ जाएगा 5 लाख। 5 लाख का एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, नीचे आ जाएगा 1 करोड़। अब बिजनेस तुम्हारा साल भर में बिजनेस इनकम हुआ 10 लाख, तो यहाँ आ जाएगा 10 लाख। तो जो रेशियो निकल कर आएगा, वो रेशियो के हिसाब से हमारा इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है सर, ये भी एक प्रोविजन है। हाँ, in case the investment is made as contribution of capital as partner in firm। अगर किसी पार्टनर में एज अ कैपिटल तुम लगाए हो उस पैसे को, किसी फर्म में एज अ पार्टनर कैपिटल का पैसा लगाए हो, तो वहां पर भी सेम है रूल। खाली यहाँ पर बिजनेस इनकम की जगह क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म, क्योंकि उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में, जो पार्टनर पैसा इन्वेस्ट करता है फर्म में, उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर मैं कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया हूं, वहां से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो जो प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट होगा वो हमारा क्लबिंग के प्रोविजन के अंदर में आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 7 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पिछला 2 पॉइंट सर थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आया, मुझे पता है।
तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, मुझे सब पता होता है, पता है। तो सर आप दोबारा क्यों नहीं समझाते? कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसे दोबारा समझाया नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो एग्जाम्स में, एक तो पहली बात, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतने ज्यादा रेलेवेंट भी नहीं होते, ठीक है। तो मैं उसको क्या करता हूँ, उसका देखो मैं क्वेश्चन भी नहीं करवाया, मैं डायरेक्टली प्रोविजंस बताकर आगे चला गया। क्यों? चाहता तो 2 क्वेश्चन नहीं करवा सकता था, अभी करवा सकता था, लेकिन उसको नहीं करवाया मैं। रीजन, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो 2 रेशियोज अभी हम पढ़े ना, बिजनेस इनकम इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट गिवन डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड टोटल कैपिटल, वो जो रेशियो पढ़े हम लोग, वो रेशियो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। आ जाओ पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8, दो छोटा छोटा पॉइंट लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एसेट ट्रांसफर टू अदर पर्सन बट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, ये मैं कल भी बताया था। मैं बिल्डिंग को ट्रांसफर कर दिया, किसे? एक्स वाई जेड, मिस्टर एक्स वाई जेड को, और बोला एक काम करना, एक्स वाई जेड का जो इनकम है वो मेरी वाइफ को दे देना। वाइफ के बेनिफिट के लिए तुम एसेट को किसी और के नाम से ट्रांसफर कर रहे हो, जानबूझकर, जानबूझकर वाइफ के बेनिफिट के लिए तुम एसेट को किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर रहे हो। आओ पढ़ते हैं एक एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर कृष्णा ट्रांसफर इज हाउस टू हिज फ्रेंड। कृष्णा अपना घर ट्रांसफर कर दिया अपने दोस्त के नाम पर, ठीक है। अब मिस्टर अशोक, जिसका दोस्त मिस्टर अशोक है, उसको वो घर दे दिया जानबूझकर, विद अ डायरेक्शन दैट रेंटल इनकम फ्रॉम द हाउस विल बी यूज्ड फॉर द रेंटल इनकम, जो घर से रेंटल इनकम आएगा वो उस यूज किया जाएगा फॉर द बेनिफिट ऑफ कृष्णाज वाइफ, उसकी वाइफ के बेनिफिट के लिए वो यूज किया जाएगा। तुम जानबूझकर अपने एसेट को किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो, और वो इनकम, अच्छा डायरेक्टली वाइफ को अगर तुम दोगे तो क्लबिंग लग जाएगा, वो तो पहले ही पढ़ लिया हम लोग। लेकिन अब तुम डायरेक्टली वाइफ को नहीं दे रहे हो, अब तुम एक थर्ड पर्सन को एसेट गिफ्ट कर रहे हो या एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, और वो तुम्हारी वाइफ को देगा। बात समझ रहे हो? तो उस केस में भी क्लबिंग लग जाएगा। कृष्णाज वाइफ अनीता, नाउ सच रेंटल इनकम शैल बी क्लब्ड इन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर कृष्णा। तो ये इनकम भी मिस्टर कृष्णा के अकाउंट पर टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम अर्न कौन करेगा? मिस्टर अशोक, क्योंकि वो एसेट उसको मिल गया। वो इनकम का बेनिफिट कौन उठाएगा? कृष्णा की वाइफ। लेकिन उसका टैक्स कौन भरेगा? मिस्टर कृष्णा, एज पर क्लबिंग प्रोविजन। क्लियर है बात? ठीक है, यस सर। पॉइंट नंबर 8, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू अ पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। जो वाइफ के केस में रूल था, वो सन के वाइफ के केस में भी रूल है। वाइफ को तुम डायरेक्टली करवा सकते हो या अपने बेटे की वाइफ को करवा रहे हो, मतलब बहू को, ठीक है। तो अगर अपने बेटे की, डॉटर इन लॉ जिसको बोलते हैं, तो डॉटर इन लॉ के केस में भी सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। आओ एक एग्जांपल पढ़ते हैं। मिस्टर राम ट्रांसफर्ड हिज हाउस टू हिज फ्रेंड। मिस्टर राम अपना घर ट्रांसफर कर दिया, किसको? अपने दोस्त को। किस, क्या नाम है? श्याम। विद द डायरेक्शन दैट द रेंटल इनकम ऑफ द हाउस विल बी गिवन टू राम्स डॉटर इन लॉ। राम अपनी बहू को, डॉटर इन लॉ को, वो रेंटल इनकम मिलेगा। पैसा, प्रॉपर्टी किसका था? राम का। दिया किसको? श्याम को। श्याम रेंटल इनकम कमाएगा, लेकिन वो रेंटल इनकम किसके बेनिफिट के लिए यूज होगा? राम की बहू के लिए, मतलब राम की डॉटर इन लॉ के लिए। नाउ सच रेंटल इनकम शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राम। राम के हाथों में वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों सर राम के हाथ में? क्योंकि प्रॉपर्टी ओरिजिनली किसका था? राम का। जानबूझकर ट्रांसफर किया गया है ताकि क्लबिंग प्रोविजन, वहां पे क्लबिंग प्रोविजन इसीलिए गवर्नमेंट लाकर लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनकम ऑफ माइनर। अभी तक जैसे वाइफ वाला केसेस इतना सारा इंपॉर्टेंट था, इनकम ऑफ माइनर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में डायरेक्टली यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। मैं तुम्हें इस चैप्टर से बताऊं, क्लबिंग से नॉर्मली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कम आता है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा कैसे? एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ क्लबिंग इन केस ऑफ इनकम ऑफ माइनर। माइनर के इनकम में तुम क्लबिंग के प्रोविजन को एक्सप्लेन करो। तो तुम क्या एक्सप्लेन करोगे? ये जो पूरा स्क्रीन में लिखा हुआ है, 1.5 स्लाइड, एक ये वाला पूरा, ये पेज पूरा, और नेक्स्ट पेज का ये आधा, इतना पूरा कॉपी में छाप कर आ जाना। समझ में आया? तो यहां से थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्टेड है, ये पूरे क्लबिंग वाले चैप्टर से, ठीक है। क्लियर है? आ जाओ, माइनर के केस में क्या होगा? माइनर के केस में बड़े इंटरेस्टिंग प्रोविजंस हैं। माइनर मतलब कौन? 18 साल से कम। मेरा बच्चा
18 साल से कम है, उम्र उसका 18 साल से कम है। अब जो 18 साल से कम है वो तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह फाइल कर नहीं सकता अभी, ठीक है। तो नॉर्मली वैसे तो हालांकि प्रोविजन है, माइनर भी टैक्स पे करेगा, घुमा फिरा कर वो पापा के इनकम पे, वो तो वहीं पर तो क्लबिंग प्रोविजन लगता है ना। आओ देखते हैं क्लबिंग प्रोविजन कैसे लगता है माइनर के केस में। एनी इनकम ऑफ माइनर shall be clubbed with the income of dead parent whose other income is high। माइनर का कोई भी पैसा होगा वो किसके हाथ पर टैक्सेबल होगा? पेरेंट के हाथ पर। पेरेंट में अब दो हैं, पापा और माँ। पापा और माँ दो हैं। अब पापा के हाथ में टैक्सेबल होगा कि माँ के हाथ में टैक्सेबल होगा? बहुत लोग बोले आधा आधा कर दो, आधा आधा नहीं होता यहाँ पर। मान लो पापा का इनकम 10 लाख है साल का और मम्मी का इनकम 8 लाख है, तो बताओ माइनर का इनकम किसके ऊपर टैक्सेबल होगा? माइनर का इनकम आकर ऐड हो जाएगा पापा के साथ। अगर ऑपोजिट होता तो माइनर के केस में क्या होगा? इनकम इस केस में पापा के अकाउंट पर टैक्सेबल हो जाए। क्यों पापा के अकाउंट पर? क्योंकि पापा का इनकम ज्यादा है, मम्मी का इनकम कम है। अगर ऑपोजिट होता, मान लो मम्मी का इनकम 18 लाख होता, पापा का 10 लाख होता, तो इनकम किसके ऊपर टैक्सेबल हो जाता? मम्मी के ऊपर टैक्सेबल हो जाता। ठीक है। अच्छा तुम बोलोगे सर इस साल ऐसा है, अगली साल अगर फिर चेंज हो गया तो क्या प्रोविजन है? तब बार बार ऐसे पापा मम्मी में एक्सचेंज नहीं होगा, एक बार जो फिक्स हो गया वो चलेगा फिर। ठीक है, आओ देखते हैं। whose other income is higher or in the income of that parent who is maintains such minor child। अगर मम्मी पापा अलग अलग हैं तो जिसके पास बच्चा है, मम्मी अलग है पापा अलग हैं, तो जिसके पास बच्चा है उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर दोनों साथ में हैं तो उस केस में जिसका इनकम हाइयर है उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। इन केस माइनर इनकम इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ वन ऑफ द पेरेंट, इट विल ऑलवेज बी इंक्लूडेड, वो हमेशा in his income and shall not be included in the income of other parent unless assessing officer is satisfied that it is necessary to do so। एक बार जिसके हाथ में टैक्सेबल हो गया, मान लो एक बार पापा के इनकम के साथ ऐड हो गया तो हर साल पापा के इनकम के साथ ही ऐड होगा। एक बार मम्मी के इनकम के साथ ऐड हो गया तो हर साल मम्मी के इनकम के साथ ही ऐड होगा, अनलेस एंड अंटिल असेसिंग ऑफिसर उसको चेंज करने को ना बोले, आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है। उसके बाद in the above clubbing provision, it is not applicable to any income of the minor who accrues or arrives due to। माइनर का भी कोई कोई इनकम ऐसा होता है जो क्लबिंग प्रोविजन में नहीं आता। क्या क्या इनकम है? मैनुअल वर्क डन बाय माइनर, माइनर कोई मैनुअल वर्क किया और उससे पैसा आया। दूसरा, एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स, माइनर अपना कोई स्किल या टैलेंट लगाकर काम किया है। ठीक है। और स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपीरियंस से हो रहा है। माइनर एक बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, कोई स्पोर्ट्स खेलता है माइनर। ठीक है। अंडर 18 क्रिकेट में वो क्या किया है, 6 छक्के मारे हैं और उसने बहुत पैसे कमाए हैं, तो वो अपने स्किल्स और एक्सपर्टीज से किया है। ठीक है। उसके बाद तीसरा, इनकम ऑफ माइनर हुई सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द डिसेबिलिटीज, अगर माइनर को कोई डिसेबिलिटी है और उसका इनकम आ रहा है तो वो भी क्लबिंग प्रोविजन के अंदर में नहीं आएगा। कौन सा डिसेबिलिटी होना चाहिए? सेक्शन 82 में बहुत सारे डिसेबिलिटीज का नाम लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली उन डिसेबिलिटीज में से कोई सा होना चाहिए। अगर इसमें से कोई डिसेबिलिटीज है तो तब भी क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा और उस केस में भी इनकम क्लब नहीं होगा। 3 केसेस में माइनर का इनकम क्लबिंग नहीं होगा। पहला हो गया मैनुअल वर्क करके पैसा कमाया है, दूसरा अपने स्किल्स और टैलेंट से पैसा कमाया है, तीसरा माइनर को कोई सीवियर डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो इस केस में नहीं होगा। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 1032, इन केस एनी इनकम ऑफ माइनर इज क्लब्ड विद द इनकम ऑफ आइदर पेरेंट्स, सच पेरेंट कैन क्लेम एन एग्जम्पशन। पेरेंट को 1500 रुपए पर मंथ, 1500 रुपए का, सॉरी 1500 रुपए टोटल का एग्जामेशन मिलेगा। अगर माइनर का इनकम पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल हो रहा है, क्लबिंग हो रहा है, तो क्लबिंग के केस में 1500 रुपए का एग्जामेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे एक्स्ट्रा ही है। ठीक है। हाउएवर इफ द इंडिविजुअल इज टैक्स्ड अंडर न्यू टैक्स रिजिम, अगर नया टैक्स रिजिम में है वो, तो एग्जामेशन नहीं मिलेगा। खाली एग्जामेशन कब मिलेगा? जब ओल्ड में है, ओल्ड टैक्स रिजिम में। न्यू टैक्स रिजिम में ये एग्जामेशन भी हटा दिया गया है। ठीक है। चलो
ठीक है, तो ये है क्लबिंग ऑफ माइनर्स इनकम। ठीक है, आओ आगे एक क्वेश्चन करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है माइनर का प्रोविजन। ठीक है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है माइनर को, और पूरा अच्छे तरीके से माइनर का प्रोविजन को पढ़ के जाना है। ठीक है, आओ डिस्कस वेदर द प्रोविजन ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर शैल बी एप्लीकेबल और नॉट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तुम्हें बाकी सभी केसेस में बताना है क्लबिंग होगा या नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट, मिस्टर राम प्रसाद डिपॉजिटेड 5 लाख इन द नेम ऑफ हिज माइनर ग्रैंडसन। माइनर ग्रैंडसन के नाम पर 5 लाख रुपए डिपॉजिट किया, मोनू है उसका नाम, अंडर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। द डिपॉजिट कैरीज अ एनुअल इंटरेस्ट इनकम ऑफ 50,000 रुपए। बताओ क्या होगा, क्लबिंग होगा या नहीं होगा? यस, क्लबिंग होगा। किसके केस में क्लबिंग होगा? किसका इनकम ज्यादा होगा? आइदर फादर और मदर। कौन डिपॉजिट किया? राम प्रसाद। कौन है वो? माइनर ग्रैंडसन है, दादाजी है। दादाजी के अकाउंट में कभी भी टैक्सेबल पापा या मम्मी के हाथ में होता है। ठीक है, तो फादर और मदर दोनों में से किसी के हाथ में टैक्सेबल होगा। किसके हाथ में? जिसका इनकम हाइयर होगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2, सया अ माइनर चाइल्ड आर्टिस्ट। देखो पहले लिख दिया आर्टिस्ट है, मतलब स्किल एंड टैलेंट। एजेड 10 years, acted in a Bollywood movie and earned 5 lakh from the film producer। फिल्म प्रोड्यूसर से 5 लाख मिला। अच्छा, स्किल एंड टैलेंट के केस में नहीं होता है, नो क्लबिंग। तो इस केस में कोई भी क्लबिंग नहीं होगा। ठीक है, तो सर ये क्या 5 लाख रुपए एग्जाम्प्ट हो जाएगा? नहीं, काव्या का अलग से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा और वो अपना टैक्स खुद पे करेगी, क्योंकि वो स्किल एंड टैलेंट से पैसा कमाई है, तो वो पैसे के ऊपर वो खुद अपना इनकम टैक्स पे करेगी। ठीक है, तीसरा, कंटिन्यूइंग विद केस बी अबव, फर्दर सपोज दैट 5 lakh earned by Saya is deposited in Punjab National Bank in her name. The fixed deposit carries annual interest of 70,000 रुपए। ये जो 5 लाख रुपए कमाई है, ये 5 लाख रुपए को पीएनबी में डिपॉजिट कर दिया गया और वहां से इंटरेस्ट आया 70,000 रुपीज। तो ये क्या होगा? ये 70,000 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये 70,000 रुपीज क्लबिंग में आ जाएगा। दिस विल बी अंडर क्लबिंग। किसके हाथ में? फादर और सर ये तो अपना पैसा इन्वेस्ट की थी। हाँ, अपना की या किसी का भी की। ये जो 70,000 इंटरेस्ट मिला, क्या ये इसके स्किल एंड टैलेंट से मिला है? नहीं, ये स्किल एंड टैलेंट से नहीं मिला। तो ये 70,000 क्लबिंग में चला जाएगा, आइदर फादर और मदर के नाम पर। ठीक है, नेक्स्ट। वरना लोग क्या करेंगे तुम्हें पता है? इधर उधर ऑर्गेनाइजेशन से जानबूझकर अपने बच्चों को पैसे दिलवा देंगे। पहले जाएंगे, कोई मान लो क्लब है, वो क्लब वाले को बोलेंगे तू मेरे बच्चे को 20 लाख गिफ्ट कर दे, मैं तुम्हें कैश में 20 लाख दे दूंगा। तुम कैश में दे दिए क्लब वाले को 20 लाख, वो तुम्हारे बच्चे को 20 लाख रुपए कोई एक कंपटीशन करवा के फर्स्ट करवा के 20 लाख रुपए दे दिया, और उस 20 लाख को तुम बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अगर तुम्हें मान लो 20 लाख का एफडी करना है और टैक्स बचाना है, तो लोग क्या करेंगे? किसी क्लब में जाएंगे, उसको पैसे देकर जानबूझकर अपने बच्ची को फर्स्ट करवाकर उसके नाम से 20 लाख रुपए ले लेंगे। तो स्किल एंड टैलेंट का 20 लाख मिला, तो वो तो बच गया वहां पर। उसके बाद अब इस 20 लाख को एफडी कर देंगे। एफडी करके जो इंटरेस्ट आएगा वो भी एग्जेम्प्ट अगर हो जाएगा, अगर वो माइनर के हाथ में ही चला जाएगा, तो वहां पर भी बच जाएंगे। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए बोला गया इंटरेस्ट इनकम जो है उसको हम पेरेंट्स के हाथ में ही टैक्सेबल करेंगे। सिर्फ वही इनकम जो स्किल एंड टैलेंट की वजह से है वही एग्जेम्प्ट होगा। एग्जेम्प्ट नहीं मतलब वो भी बच्चे के हाथ में टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट नहीं है। और बाकी इनकम पेरेंट्स के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। ठीक है, आगे चले। लास्ट पॉइंट इसका, एक्स अ माइनर एजेड 12 ईयर इज सफरिंग फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी। देखो स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80 डिसेबिलिटी है। हिज ग्रैंडफादर हैज डिपॉजिटेड 10 लाख इन हिज नेम इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उस पर इंटरेस्ट आता है 11% पर एनम का, तो ये भी क्लबिंग के अंदर में नहीं आएगा। 3 केस में क्लबिंग नहीं होता है। एक तो सीवियर डिसेबिलिटी है, स्किल एंड टैलेंट है, और एक तो केस क्या था हमारा, ये भी याद नहीं आ रहा आपको। मैनुअल वर्क, अगर वो कुछ अपना मैनुअल वर्क करके किया है तो नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे पॉइंट नंबर 10।
अब माइनर का बात खत्म हो गया, वाइफ का बात खत्म हो गया। वाइफ के केस में क्लबिंग क्या होता है वो समझ गए तुम, माइनर के केस में क्या होता है वो समझ गए तुम। अब बात करते हैं एचयूएफ के केस में। एक पर्सन अपने एचयूएफ को जानबूझकर ऐसे ट्रांसफर कर रहा है, जानबूझकर एचयूएफ को ट्रांसफर कर रहा है, और एचयूएफ के थ्रू बाकी मेंबर्स को इनकम जनरेट होगा। एचयूएफ का पैसा बाकी मेंबर्स में डिवाइड होता है, तो मैं एचयूएफ को पैसे दे रहा हूं और एचयूएफ के इनकम बाकी मेंबर्स के ऊपर डिवाइड हो रहा है, तो घूम फिर कर मेरा पैसा सभी मेंबर्स के पास डिवाइड हो रहा है। ठीक है, उस केस में भी क्लबिंग लग जाता है। ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी टू एचयूएफ फॉर विच ही इज अ मेंबर अंडर सेक्शन 62 to 64(2), where an individual converts his individual or self-acquired property, अपना खुद का प्रॉपर्टी, into a common pool of HUF, HUF के नाम पर ट्रांसफर करता है, which he is a member after कब 31/12/1969 के बाद का बात कर रहे हैं। The income from such converted property shall be treated as under, जो इनकम आएगा उस प्रॉपर्टी से, मान लो मेरा एक घर है, मैं खुद खरीदा हूं, इस घर को जानबूझकर मैं अपने एचयूएफ में ट्रांसफर कर रहा हूं ताकि इसका इनकम का मजा मेरे फैमिली में सब कोई ले सके। तो ये जो एचयूएफ इसके ऊपर रेंटल इनकम कमाएगा, वो इनकम भी मेरे ऊपर ही टैक्सेबल होगा। द इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू हैव ट्रांसफर्ड द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी थ्रू द फैमिली टू द मेंबर्स ऑफ द फैमिली फॉर बीइंग हेल्ड बाय देम जॉइंटली। एनी इनकम derived from the converted property or any part thereof shall be deemed to arise to the individual and not to the family। वो इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल होगा, फैमिली के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये जानबूझकर ट्रांसफर किया गया। ठीक है, आ जाओ आगे। क्लबिंग आफ्टर पार्टीशन ऑफ सच ट्रांसफर पावर। अगर एचयूएफ पार्टीशन में चला गया, भाई भाई अलग हो गए, पार्टीशन के बाद क्या होगा? जब लोग क्या करते हैं पता है, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए पार्टीशन के बाद टैक्सेबल नहीं होगा, अलग अलग होने, हस्बैंड वाइफ पार्टीशन हो गए तो टैक्सेबल नहीं होता, क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन एचयूएफ पार्टीशन हो गया तब भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि एचयूएफ में जानबूझकर पार्टीशन करवा देंगे लोग, है ना, खाली दिखाने के लिए, भाई भाई एक घर में रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, लेकिन टैक्स पर्पज के लिए दिखा देंगे कि हम अलग अलग हैं। ठीक है, उनको टैक्स बचाना है ना किसी भी तरीके से। ठीक है, देखो, where the converted property has been the subject matter of partition, whether partial or total, amongst the member of the family, the income derived from such converted property as is received by the spouse or minor child on partition shall be deemed to arise to the spouse or minor child from the asset transferred indirectly by the individual। जो इंडिविजुअल के स्पाउस, मान लो एग्जांपल देता हूं तुम्हें, बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, देखो यूएफ है, दो भाई है, दो फैमिली है एक एचयूएफ के अंदर, दोनों भाई का फैमिली है। अच्छा, इनका एक छोटा बच्चा भी है, इसका भी एक छोटा। मैं ये प्रॉपर्टी खरीदा था, ठीक है, मैं जानबूझकर इस प्रॉपर्टी को एचयूएफ में ट्रांसफर किया, ताकि, क्योंकि वाइफ को डायरेक्ट ट्रांसफर मुझे वाइफ को करना था, वाइफ को डायरेक्ट करूंगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, तो मैं क्या किया, जानबूझकर इस एचयूएफ को ट्रांसफर किया और एचयूएफ का पार्टीशन करवा दिया। जब एचयूएफ पार्टीशन हुआ तो ये प्रॉपर्टी अगेन किसके, मैं किसको दिलवा दिया, पार्टीशन में सारे एसेट्स डिवाइड होंगे, तो मैं जानबूझकर वो एसेट को मैं बोला मेरी वाइफ के नाम पे करवा दो, पार्टीशन में एचयूएफ को, एचयूएफ का एसेट्स मेरी वाइफ के नाम पर डिवाइड करवा दिया। तो घूम फिर कर ये क्या हुआ, मेरा प्रॉपर्टी यहाँ गया, यहाँ से मेरी वाइफ के पास आया। अगर मैं डायरेक्ट देता तो टैक्सेबल हो जाता, तो मैं क्या किया, यहाँ से यहाँ ले आया, या यहाँ से अपने बच्चे को दिलवा दिया, तो इस केस में भी क्लबिंग एप्लीकेबल हो जाता है, और इनको जो एसेट मिलेगा उस पर मैं ही टैक्स दूंगा, लेकिन दूसरे भाई को जो एसेट मिलेगा उस पर मैं टैक्स नहीं दूंगा। अगर मेरी वाइफ और बच्चे को मिला तो मेरे को ही टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर माना जाएगा। लेकिन अगर दूसरे भाई को मिल रहा है या दूसरे भाई के परिवार को मिल रहा है, तब क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगा, वो अपना अलग रहेंगे, क्योंकि एचयूएफ ऑफ पार्टीशन हो चुका है। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ सर, अब समझ में आया, ये इनडायरेक्टली अपनी वाइफ को ही ट्रांसफर करने वाला रूल है। यस, लोग बहुत चालाक, मैं तुम्हें क्या बोला स्टार्टिंग में, अगर लोग ईमानदार होते, ईमानदारी से टैक्स देते, तो शायद हमें इतना कुछ इनकम टैक्स में पढ़ना ही नहीं पड़ता, डायरेक्टली सिंपल रूल होता। ठीक है, आ जाओ। इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट एनी इनकम अंडर बी एंड सी इफ एडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल shall be excluded from total income of the family, individual spouse and minor child। minor child और individual वाइफ के केस में नहीं होगा, बाकियों का टैक्सेबल हो जाएगा। आओ इलस्ट्रेशन नंबर 3 करते हैं। From the particulars given below, compute the total income of Mr. X for the
असेसमेंट ये 24% अंडर टैक्स रिजीम एक्सप्लेन ईच पॉइंट क्लियरली। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ये तो आएगा ही नॉर्मली। इनकम फ्रॉम माइनर सन सिंगिंग इन हिज प्रोफेशन, ये माइनर सन का इनकम है जो अपने स्किल और टैलेंट से किया है। ठीक है। तीसरा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी टिकट परचेज इन द नेम ऑफ मिस्टर एक्स माइनर डॉटर, वो अपनी बेटी के नाम पर जानबूझकर टिकट खरीदा था, लॉटरी इनकम हुआ, ये किसके नाम पर टैक्सेबल होगा? इसी के नाम पर टैक्सेबल होगा। मिस्टर एक्स फादर गिफ्टेड डिबेंचर इन एन इंडियन कंपनी टू मिस्टर एक्स माइनर सन एंड कंपनी पेड ग्रॉस इंटरेस्ट, ये भी पापा के नाम पर टैक्सेबल हो जाएगा। मिस्टर एक्स वाइफ इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड हर इनकम कंप्यूटेड अंडर द हेड सैलरीज, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो अपने मेहनत, अपने स्किल, अपने टैलेंट से पैसा कमा रही है, तो ये क्लबिंग नहीं आएगा। इंटरेस्ट और डिबेंचर परचेज बाय मिस्टर एक्स बट गिफ्टेड टू मिसेस एक्स, ये मिस्टर एक्स के हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएगा। तो कौन कौन सा इनकम मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्सेबल होगा, आओ देखते हैं। सबसे पहला, मैं यहां पर बनाऊं, अच्छा इसको छोटा कर देता हूं, मैं मिस्टर एक्स का निकाल रहा हूं। ठीक है। पहला पॉइंट 86,500 टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ठीक है। उसके बाद सेकंड, इनकम फ्रॉम माइनर सन सिंगिंग इन हिज ओन प्रोफेशन, ये तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। ये पैसा क्या हो जाएगा? जीरो। सेकंड वाला तो नहीं आएगा। तीसरा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी परचेज इन द नेम ऑफ मिसेस एक्स माइनर डॉटर, माइनर डॉटर के नाम से किया गया है, 6,800 रुपए है विनिंग फ्रॉम लॉटरी टिकट। ठीक है। कितने रुपया है? 6,800। लेकिन याद करो, मैं बताया था कि अगर कोई इनकम क्लबिंग के प्रोविजन में आ रहा है माइनर का, तो उसमें 1,500 रुपए का डिडक्शन मिल जाता है। तो 1,500 का डिडक्शन काटोगे और 5,300 तुम टैक्सेबल करोगे, इसका काम भी हो गया। उसके बाद मिस्टर एक्स गिफ्टेड डिवेंचर इन इंडियन कंपनी टू मिसेस एक्स माइनस एंड कंपनी पेड ग्रॉस इंटरेस्ट 6650 6650। अच्छा ये देखो, ये किसका है? ये डॉटर का है और ये सन का है, मतलब दो बच्चे हैं। दोनों बच्चों के केस में 1,500 1,500 अलग से मिलेगा। 6650 माइनस 1,500, इसका भी 1,500 का डिडक्शन मिल जाएगा, तो ये कितना आ गया? 5150। ठीक है। उसके बाद मिस्टर एक्स वाई इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड, ये तो जीरो हो जाएगा, अपने मेहनत से पैसा कमा रही है, गवर्नमेंट में जॉब लगा है, मतलब स्किल एंड टैलेंट की वजह से, मेहनत की वजह से लगा है, ऐसे फोकटिया नहीं लगा है। इंटरेस्ट और डिवेंचर परचेज बाय मिस्टर एक्स बस गिफ्टेड टू मिसेस एक्स, ये टैक्सेबल हो जाएगा 18,000 पूरा। वाइफ के केस में 1,500 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ओनली माइनर सन एंड डॉटर के केस में मिलेगा। तो टैक्सेबिलिटी कितना आ गया? ये चार को टोटल कर लो, 1 2 3 4, टोटल आ जाएगा 1,14,950। ठीक है। क्लियर है बात? यस सर, हमें समझ में आ गया है, अब हम खुद से कर सकते हैं सब कुछ। चलो आगे चलते हैं। ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 3। नेक्स्ट सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट इसका कुछ पॉइंट्स दिया गया है यहाँ पर, कौन सा इनकम क्यों टैक्सेबल होगा, जो कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ये उसी क्वेश्चन का है, उसी क्वेश्चन का तुम्हें प्रोविजंस यहाँ पर लिख कर दिया है, कौन सा में क्या प्रोविजन एप्लीकेबल हुआ, जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। क्लियर है बात? मेरे हिसाब से क्लबिंग ऑफ इनकम तुम अब आराम से कर सकते हो। मेनली हम 3 प्रोविजंस पढ़े इसमें, एक वाइफ वाला प्रोविजन, दूसरा माइनर वाला प्रोविजन और तीसरा एचयूएफ वाला प्रोविजन। ठीक है। तो तीनों को अच्छे से याद रखना, क्लबिंग का काम हो गया है हमारा कंप्लीट। ठीक है। चलो हाँ सर, ओके सर, थैंक यू। चलो तो हम आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं। एक डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है हमारा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और डीम्ड इनकम एक छोटा सा पार्ट बनेगा, एक छोटा सा वीडियो बनेगा, वो हम बना लेंगे और क्लास को कंप्लीट करेंगे डीम्ड इनकम को। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड में चलेंगे। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।